चलो जिनका फर्स्ट टर्म में हो चुका है वो तो एडवांटेज है, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में होगा जिनके सेकंड टर्म में फाइनल में हमारा आएगा सिर्फ। तो बेसिकली दोनों के लिए एडवांटेज है, से याद रखो। तो सीरियसली पढ़ के बुक, आई मीन बुक को एक थोड़ा रीडिंग करो, एटलीस्ट 2 टाइम्स चैप्टर को रीड करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस, हाँ क्विज़ पे होगा ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उस चैप्टर का। पहले बताओ किसी को कोई डाउट पूछना है? एनी डाउट डू यू वांट टू आस्क? किसी को कोई डाउट पूछना है, बताओ। सर पेट्रोल क्या फॉसिल फ्यूल होगा? हाँ, फ्यूल तुमने कह दिया ना। अच्छा, फॉसिल पेट्रोल, नो इट इज नॉट फॉसिल फ्यूल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वैसे चैप्टर नंबर क्या था ये? सर 5। 5, ओके। Just a minute, I'll upload it here. ठीक है, आई होप दिख रहा सबको ये। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। ओह नो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज। यस, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। ओह अच्छा, ऑफ कोर्स ट्रू है। नेचर के अंडर ये बने हैं, मैनमेड थोड़ी है ये, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं, लेकिन लिमिटेड है नेचर में। क्या है? लिमिटेड है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज बट आर नॉन रिन्यूएबल। तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोल एंड पेट्रोलियम आर नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ऑफ कोर्स। और क्लास मनन म्यूट कर लो। कोल एंड पेट्रोलियम आर यू कैन से लिमिटेड या फिर नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल या फिर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें देखो कितनी सारी चीजें कवर हो गई। सबसे पहले कि वो नेचुरल रिसोर्स है, दूसरी चीज कि वो रिन्यूएबल है, नहीं सर नॉन रिन्यूएबल है, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैन नॉट बी रिन्यूड। रिन्यू समझते हो ना? फिर से ओरिजिनल स्टेट में नहीं उसे आप लेकर आ सकते हो। जितना मतलब सपोज करो 10 kg कोल है किसी पर्टिकुलर जगह पे मिला, तुमने 5 kg यूज कर लिया, तो फिर से 5 kg शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीस्टोर या रिन्यू नहीं हो जाएगा ना, उसे मिलियंस ऑफ आई मीन 1000 ऑफ इयर्स लगेंगे बनने के लिए। तो इट कैन नॉट बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, ये भी हमने सीखा। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स का मतलब क्या है सर, बताओ। जो second है हाँ बोलो। so those resources which are limited and they can be used by humans. which can be used by humans, well not, कोई ऐसे फिर सोचो रिसोर्स जो लिमिटेड है बट ह्यूमंस नहीं यूज कर सकते। आई मीन
ज़रूरी है कि ह्यूमंस के यूज़ में वो आए? आई थिंक ज़रूरी नहीं है। कोल एंड पेट्रोलियम के केस में तो ऑफ कोर्स ये तो यूज़ आते हैं। बस ये कह दो कि दे आर लिमिटेड एंड दे कैन गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। इफ दे आर यूज्ड वेरी मच, क्या कहोगे, इफ दे आर यूज्ड एट अ वेरी frequent या higher rate, तो they will get exhausted soon, right? ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। कोल आई थिंक सबको पता ही है कैसे फॉर्म होता है, डेड एनिमल्स या डेड वेजिटेशन? डेड एनिमल्स या डेड वेजिटेशन? सर वेजिटेशन। वेजिटेशन, ठीक है। कोल फॉर्म होता है जब डेड वेजिटेशन बरी हो जाती है, और उसको क्या झेलना पड़ता है? सर उसको झेलना पड़ता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, तो सर आपने अभी क्या मैं कहा? कह रहा था कोल कैसे फॉर्म होता है, डेड वेजिटेशन अंडरगोज हाई हाई हाई, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। और इस कंडीशन में इसके साथ ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि कोल में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, कार्बोनाइजेशन। यस। तो ये जो कंडीशंस हैं ओवर 1000 ऑफ ईयर्स जब कंटिन्यू रहती हैं, तो इस डेड वेजिटेशन की हो जाती है, क्या हो जाती है? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि आ, ऐसा कह लो कि मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, बाकी सारे हट जाते हैं। कार्बोनाइजेशन मतलब यू कैन से, कार्बोनाइजेशन की थी ना उसमें डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये देखो, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल विच इज मोस्टली कार्बन, ठीक है। ऐसा कह लो कि डेड वेजिटेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। कार्बन बेस्ड, ठीक है, सब्सटेंस। और इस केस में उस सब्सटेंस को किस नाम से पुकार रहे हैं? कोल, कोल। ठीक है। और याद रखना ये कम से कम 1000 ईयर्स लगते हैं इसे कार्बोनाइज होने में। किसे? डेड वेजिटेशन को। ओके, अब इसमें हमने एक एक्स्ट्रा क्या चीज पढ़ी थी बताओ, कि कोल के क्या टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, याद रखना। सबसे पुअर क्वालिटी का जो कोल होता है उसे कहते हैं पीट। क्या कहते हैं? पीट। फिर लिग्नाइट, फिर आई थिंक बिटुमिन था, फिर एंथ्रासाइट। तो कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप, या मान लो स्कूल के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है तुमसे, किस कोल में ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है? सर ये डिपेंड करेगा कि वो डेड वेजिटेशन की कार्बोनाइजेशन कितने समय तक हुई है। तो तुम खुद थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर किसी डेड वेजिटेशन की कार्बोनाइजेशन मान लो 1000 साल तक हुई है, और किसी डेड वेजिटेशन की कार्बोनाइजेशन हुई है मान लो 2000 साल, और किसी की हुई है 5000 साल तक, क्या लगता है कौन सा हाई क्वालिटी या हाई ग्रेड कोल होगा, जिसकी 2000 साल तक हुई है, या 3000 या 5000 साल तक कार्बनाइजेशन हुई है? 5000 साल। ठीक है, आई थिंक ये समझ रहे हो। तो एंथ्रासाइट इज एक्चुअली द टॉप ग्रेड कोल, मोर देन 90% ऑफ कार्बन इज, मोर देन 95 in fact, ठीक है। और ये इसीलिए आपको शैलो डेप्थ में नहीं मिलेगा, आपको डीपर रीजन्स में मिलेगा। उसके लिए बहुत डीप करना पड़ता है एंथ्रासाइट के लिए, क्योंकि over a period of time it got buried and got pushed more, क्या more in the depth, तभी तो उसको और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस मिलते गई, ज्यादा इनफैक्ट मिलते गई, ठीक है। ओके,
फॉसिल फ्यूल की फिर डेफिनेशन आती है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है सर? पहले फॉसिल को हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉसिल का मतलब क्या था? रिमेन्स ऑफ Dead डेड, animals and हाँ, plants. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स को हम फॉसिल कहते हैं। लेकिन वो जब इसमें फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ नेचुरल प्रोसेस, तो वी गेट फॉसिल फ्यूल्स, राइट। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल, 3 एग्जांपल है। सबसे पहला, सॉलिड फॉर्म में क्या है? कोल। लिक्विड फॉर्म में क्या है? Natural gas. लिक्विड Petroleum. पेट्रोलियम। और इसका दूसरा नाम क्या है पेट्रोलियम का? क्रूड ऑयल। Crude oil. और गैसियस फॉर्म में क्या है? Natural gas. नेचुरल गैस। दिख ही रहा है इसके नाम से कि ये गैसियस स्टेट में। अब जल्दी से बता दो कौन सा बेस्ट ग्रेड है फ्यूल का? बेस्ट ग्रेड फ्यूल का मतलब गुड फ्यूल की Natural gas. कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल गैस में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन सबसे कम नेचुरल गैस एमिट करता है, राइट। Yes. इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली किस सेंस में sir. सर? कोई रेसिड्यू लीव करता है? No. डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या है? कोई एक्सप्लेन करो मुझे। जो रिमेन्स बच जात, हाँ बोलो। Sir, it does not. Sir, residue means remain. कुछ remains नहीं होता. हाँ, कोई रिमेन्स जब नहीं लेफ्ट हो जाते हैं आफ्टर द सब्सटेंस विच इज फ्यूल यूज्ड फॉर for burning or to get energy, when no such remains or leftover is there, which usually we call as ash. So if that is the case, we say the fuel is good. Okay, it has good characteristics. What are the remains in case of coal? So coal, tar, coal gas, and नहीं, कोल तार कोल गैस तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोडक्ट है। कोल को जलाने के बाद क्या बच जाता है? अंगीठी देखिए कभी? अंगीठी नहीं पता किसी को? अंगीठी पता किसे कहते हैं? No, sir. I think हाँ, छोटे छोटे बेसिकली कोल के वेट पीसेस होते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं। जैसे आटे को पानी में मिक्स करके डो बनाते हैं ना, फिर उस डो से छोटे छोटे डो निकाल के उसकी रोटी बनाते हैं गोल गोल करके। उसी तरह कोल के एक छोटे से हीप, हीप मतलब ऐसे कोनिकल हीप, ढेर सारा कोल लेकर ऐसे यहाँ पे थोड़ा गड्ढा बना के ऐसे पानी उसमें डाल के मिक्स करते हैं उस मिक्सचर को। इतना भी पतला नहीं कि एकदम पानी पानी है, या इतना भी थिक नहीं कि एकदम बहुत ही गाढ़ा है, ठीक ठाक अमाउंट में। देन क्या करते हैं जो मोस्टली लेडीज होती हैं, दे मेक स्मॉल स्मॉल you can say kind of, they just take small shapes out of it and उसको धूप में से सुखाने के लिए रख देते हैं। फिर वो फर्दर इसको चूल्हे में यूज़ करते हैं। जिन विलेज एरियाज में एलपीजी या गैस की कनेक्शन नहीं है ना, दे यूज chulhas. coal as fuel for cooking। तो कोल फिर जब जल जाता है तो पूरी तरह क्या एवेपोरेट हो गया या कुछ बच जाता है कोल को जब यूज कर लेते हैं? Sir, ashes. एशेज नहीं, एक सॉलिड चीज बचती है, उसे क्या कहते हैं? एनीवन? खुद सोचो जरा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब करते हो तो उस टेस्ट ट्यूब को जब हीट करते हो, किस टेस्ट ट्यूब को? ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, यहाँ पे कोल रखा रहता है, Sir, वापस the coke. इसे बंसन बर्नर पे जब बर्न करते हो Coke. तो यहाँ पे क्या बच जाता है? Sir, coke. कोक, एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं एक मिनट, कोक तो तब बचता है जब वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे जब चूल्हा जल रहा है, बेसिकली कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो कोक फॉर्म होता है क्या? जस्ट अ मिनट।
ठीक है, इसे कोल ऐश बोल दो अभी के लिए, ठीक है? क्या कहोगे? कोल कोल ऐश। ऐश, कोल ऐश। कोक ना कहना, ठीक है? कोक कब फॉर्म होता है? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोल को बर्न करते हैं, सर ऑक्सीजन वो के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस एब्सेंस में। तो कोक ना कहना, बस कह देना कोल ऐश, बच जाती है। तो सर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है कोल ऐश? हाँ, जब पर कोक तो एक सॉलिड चीज होती है कोक, हाँ, सर, तो वो फिर फॉर्म होता है जब कोल को बर्न करते हैं विदाउट द ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ओके। फिर क्या, बताओ क्या डाउट है? यहाँ नो पे सर, O2 सर आपने प्रेजेंट नहीं क्वेश्चन है, पूछा था O2 इज कि एब्सेंट। हाँ, नो सर, आपने क्वेश्चन पूछा था कि कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में सॉलिड चीज कौन सी रह जाती है, तो सर कोक, तो क्योंकि वो भी तो एक सॉलिड चीज ही है। मैंने सॉलिड ऐसे पर्टिकुलरली नहीं मेंशन किया। मैंने कहा जब कोल चूल्हे में जलता है तो क्या लेफ्ट ओवर, क्या रेसिड्यू बच जाता है, तो कोक नहीं बचता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं ना कोल को। तो कोक ओके। तो तब फॉर्म होता है जब O2 के एब्सेंस में करते हैं। यहाँ तो इसके प्रेजेंस में हम कर रहे हैं कोल को बर्न, जब चूल्हे में करते हैं कोल को बर्न, तब थोड़ी कोक बनता है, तब कोल ऐश बनता है। हाँ मान्या, क्या कह रही हो? मान्या, क्या डाउट है, बोलो। हेलो? सब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बच सकता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, वो रेसिड्यू नहीं है उस सेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये भी प्रोड्यूस करता है, कौन? नेचुरल गैस को, जब जिसमें मोस्टली क्या चीज से बनी रहती है नेचुरल गैस? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला याद रखना, CH4। CH4 को भी जब बर्न करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। CO2 प्लस H2O, ठीक है? इसको जरा बैलेंस करके बताओ, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आता है? एनीवन? CH4 यहाँ लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करते हो तो CO2 H2O प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी तो हम यूज़ कर लेते हैं व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए, CO2 तो गैस है, तो ये लाइटर है, इट गेट्स व्हाट? इवेपोरेट। नहीं, इट राइजेस अप एंड मिक्सेस इन द एटमॉस्फेयर। H2O भी वाटर वेपर के फॉर्म में मिक्स हो जाता है। तो जब बैलेंस करोगे तो देखो लेफ्ट में कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? शुरू वन। करो, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के हैं 4, कार्बन के हैं 1, ऑक्सीजन के हैं 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के हैं 2, कार्बन के हैं 1 और 1 ऑक्सीजन के हैं 3। 3। 3 2 और 1, ठीक है, 3। तो हमेशा बैलेंसिंग ना लोएस्ट एटम से शुरू किया करो। लोएस्ट एटम से कहने का मतलब है द एटम विच इज हैविंग लेस मास। हाइड्रोजन नंबर 1 में आता है ना, या सबने याद किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर आता है ऑक्सीजन। तो इसलिए मैंने पहले हाइड्रोजन लिखा है, सबसे लाइटेस्ट एटम होता है, उसका मास बहुत कम होता है। तो देखो 4 और 2 का डिफरेंस है, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे? सर मैं तो यहाँ पे 2 लिख दूंगी, ठीक है? तो इस 2 के चक्कर में देखो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, ये तो 2 से 4 बन गया ना, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस 2 के चक्कर में ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, राइट? ठीक है। कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस था 1 1 बोथ साइड, हाइड्रोजन हमने कर दिया बैलेंस। अब सिर्फ और सिर्फ हमें किसे करना है बैलेंस? ऑक्सीजन को। तो इस क्या कह रही हो वेरोनिका? इस 2 को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, विच इज गिविंग products such as carbon dioxide, water
एंड एनर्जी, हीट एनर्जी। क्या पूछ रही थी, बोलो। सर इससे प्रोडक्ट चेंज नहीं हो जाएगा बैलेंस करने से, जो प्रोडक्ट आ रहा है रिएक्शन? प्रोडक्ट तो वही था, प्रोडक्ट कहाँ चेंज हुआ? प्रोडक्ट तो CO2 पहले भी था, अभी भी CO2 है, H2O पहले भी था, अभी भी है। 2 ये बताता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बैलेंस जब तक नहीं किया था ना, देखो यहाँ CH4 का कोएफिशिएंट क्या था, कुछ नहीं, मतलब 1। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 को जब बर्न करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिमांड करता है सर? 2 मॉलिक्यूल्स। ये पता कैसे चला? बैलेंस करने के बाद। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 क्या हमें बदले में मिलता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ये देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिलते हैं? 2। ठीक है, यस सर। और थोड़ी हीट एनर्जी भी मिलती है। बस यही है। 9th में आओगे तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की बातें हैं, ये सब अभी नहीं, 9th में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट, फिर ये कोल के बारे हमने काफ़ी बात कर ली और नेचुरल गैस के बारे भी बात कर ली। और कोल के बारे एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये कुछ एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, क्या बर्निंग ऑफ कोल से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है? बिल्कुल होती है। याद रखना, हमें पता है कि कोल मोस्टली क्या है? कोल मोस्टली कार्बन है, सल्फर है, कार्बन। पोटेशियम है, या क्या है? कार्बन। कार्बन है। गुड। तो सबको पता है जब भी कार्बन रिच या कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स ऑक्सीजन विच इज इन द एयर, तो CO2 रिलीज होगा ही होगा सर, और प्लस हीट। छोटा सा एग्जांपल देख लो, पेपर। तुम पेपर को जब बर्न करते हो तो काला काला धुआं नहीं निकलता है, यस सर। और जो रेसिड्यू भी बच जाता है वो ऐश, वो भी कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट जो बच गया रेसिड्यू, और जो काला काला धुआं एमिट हुआ था वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सिमिलरली जब कोल को हम बर्न करते हैं तो वो भी CO2 एमिट करता है। लेकिन कोई भी कोल 100% कार्बन रिच नहीं होता है, चाहे वो एंथ्रासाइटिक क्यों ना हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ हमने लिखा था ना, ये देखो इधर क्या लिखा था हमने अभी यहाँ पे, ग्रेड्स। ये क्या है? ग्रेड्स ऑफ कोल। सबसे हाई क्वालिटी ग्रेड क्या है? एंथ्रासाइट ना, मोर देन 95% कार्बन प्रेजेंट है इसमें। तो जब हम एंथ्रासाइट को भी बर्न करते हैं तो सिर्फ CO2 गैस नहीं प्रोड्यूस होती है, तो मोर देन 95% तो है, मान लो 2% बाकी का क्या है सर? सल्फर। ठीक है, सल्फर पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो एक बेसिक चीज मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये सब इतने सारी चीजें याद रखने के पीछे मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुन लो इस बात को और विजुअलाइज कर लो। देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधा हो या तुम हो या कोई दूसरा भी ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबको पता है सेल से बने, राइट? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यस इज मेड अप ऑफ सेल, and every cell has nucleus. Yes, यस and in every nucleus there is DNA. यस DNA पता है? Okay. DNA is actually made up of nitrogenous bases. ठीक है, याद करो नाइट्रोजन साइकिल जब हमने पढ़ा था, क्यों नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है? ताकि प्रोटीन बना पाए प्लांट्स। प्रोटीन की कमी तो वो पूरा नहीं कर पाते फोटोसिंथेसिस से। उसी तरह हम एज अ ह्यूमंस अपना प्रोटीन का तो काम कर लेते हैं, बिकॉज हम तो हेटरोट्रॉफ्स, हम तो डिपेंड ही करते हैं अपने न्यूट्रिशन। लेकिन जैसे कोल जो डेड वेजिटेशन से बनी थी, वो डेड वेजिटेशन जब केमिकली कन्वर्ट हो गई किस में? कार्बन बेस्ड कोल में, तो उसके सेल्स का जो मेन कंपोनेंट जैसे कार्बन, सल्फर और थोड़ा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी, ठीक है, वो रह जाता है उसके अंदर, मोस्टली कार्बन रह जाता है, इसलिए प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। तो वो सल्फर ऑफ कोर्स जब आप बर्न करोगे इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में भी हमने पढ़ा, सल्फर मेटल है या नॉन मेटल है सर? नॉन नॉन मेटल है। नॉन मेटल। और जब भी
नॉन मेटल्स को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स याद करो क्या नेचर होता है इनका, बेसिक या एसिडिक? एसिडिक। 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 तो ये किस लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू को रेड में। ब्लू को रेड में या रेड को ब्लू में? ब्लू को रेड में। ब्लू को रेड में। गुड, ब्लू को रेड में, बिकॉज इनका नेचर है एसिडिक। तो खैर कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये तो होता ही होता है, C+O2 gives CO2 and heat, बट ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। सल्फर भी जो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है कोल में, वो भी बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो कुल मिला के इससे हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा? What are the harmful gases which are produced during burning of coal? Sir, carbon dioxide and सल्फर some डाइऑक्साइड। amount of sulfur dioxide as well. So these are the pollutants जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, राइट? तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, याद करो जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर हमने पढ़ा था, मोस्टली कोल कहाँ यूज होता है, कौन से स्टेशंस में? थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट। तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, थर्मल पावर प्लांट्स में अब एक नया रूल, अब नहीं बहुत पहले एक रूल एप्लीकेबल हो गया था, और वो एनवायरमेंटल पॉलिसी के चलते उनको ऑफ कोर्स करना पड़ा। इतना सारा कोल जलाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? टू गेट हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को किस में यूटिलाइज कर देते हैं? टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। एंड एज यू नो, स्टीम को जब हाई प्रेशराइज्ड चेम्बर्स में भेजते हैं तो बड़े बड़े जो ब्लेड्स वाले टर्बाइंस होते हैं उनको घुमा देते हैं। वो कौन? स्टीम, हाई प्रेशराइज स्टीम। वो जब घूमते हैं उनके साथ एक शाफ्ट, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है, वो फिर जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर जब घूमेगा अंदर में उसका आर्मेचर रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू एंड मी आर एक्चुअली एबल टू कम्युनिकेट। हम एक्चुअली राइट नाउ 100 साल भी नहीं, 1000 से 5000 साल पहले मरे हुए किसी प्लांट की कार्बोनाइजेशन हो गई और उसके कोल के बर्निंग की वजह से हम एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? पोल्यूटिंग द मदर नेचर। तुम्हें क्या लगता है हम लोग अभी जो राइट नाउ जूम एप्लीकेशन पे जो भी यूज कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं नेचर को पोल्यूट नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, डेफिनेटली कर रही है। तुम पंखे में बैठे हो, लाइट में बैठे हो, ऑफकोर्स कर, इट इज एट सम एक्सपेंस। तो इसलिए एक ये भी पॉइंट आता है कि वी शुड यूज दीज फॉसिल फ्यूल्स वाइजली, राइट? ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थर्मल पावर प्लांट्स में एक एनवायरमेंटल पॉलिसी ये लगी थी कि तुम अपने चिमनी से डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं करोगे, किसे? CO2 और SO2 को, ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट इनको ट्रीट करोगे। सर ट्रीट करोगे? ओ, प्यार से ट्रीट करोगे, ओ मत ऐसे जाओ और एटमॉस्फेयर को थोड़ा गंदा करो, सुधर जाओ टाइप से। इनको क्या मतलब प्यार से समझाओगे? तो कंपाउंड्स एंड नॉन लिविंग चीजें, ट्रीटमेंट्स, ये कहने का मतलब है कि इनको वाटर से पास करा के, और कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं उनसे पास करा के इनकी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत हद तक कम कर देते हैं। क्योंकि इनको जब एटमॉस्फेयर में रिलीज करोगे, एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी जब ये गैसेस ऊपर जाएंगी तो क्लाउड्स प्रेजेंट है, और क्लाउड्स वाटर का कंडेंस्ड फॉर्म है। जब जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगी ये नॉन मेटेलिक गैसेस, तो ये बना देंगी वीक एसिड्स। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या बना देंगी? वीक एसिड्स। H2CO3 कैन यू प्लीज रिपीट? और H2SO3। जब जब ये वीक एसिड्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लाउड्स में। क्लाउड्स कंडेंस्ड फॉर्म है ना वाटर का, तो ये वीक एसिड्स बन जाएंगी। और इन्हीं वीक एसिड्स के चलते क्या होता है? एसिड रेन। फर्दर अगर ये और ऑक्सीडाइज हो गए तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब, एक मिनट, H2CO2 हो गई, आई एम सो सॉरी, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, सॉरी कार्बोनिक नहीं, कार्बोनस, कार्बोनस एसिड ये है सल्फरस एसिड, नो। सल्फ्यूरिक नहीं है। सल्फ्यूरिक तब बनेगा जब SO4 फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया ना, तो H2SO4।
और ये बन जाएगा H2CO3। कौन ज़्यादा पावरफुल है, H2CO2 या H2CO3? ऑफ कोर्स CO3। CO3, उसकी pH वैल्यू और कम है। H2SO4 का एसिडिक नेचर और ज़्यादा है, तो इसीलिए इन गैसेस को ट्रीट करके भेजते हैं, एमिट करते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आई? सल्फर कहाँ से आया और क्यों SO2 गैस प्रोड्यूस होती है कोल को बर्न करने से? यस सर। सल्फर ढेर सारा प्रेजेंट होता है डीएनए में यस सर। लिविंग चीज़ों के, तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है, कोल में भी पेट्रोलियम में भी। तो जब आप उन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो बहुत लाजमी और बहुत कॉमन सी बात है, बर्निंग ऑफ सल्फर विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, मूविंग ऑन। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो? आई होप ये क्लियर है। दे आर मोस्टली यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, सर मुझे वीक एसिड ज्यादा समझ नहीं आया। वीक एसिड पे इतना ध्यान अभी मत दो, बस मैं ये कह रहा था कि वीक एसिड H2CO2 है जिसे कार्बोनस कहते हैं एसिड, और H2SO3 जिसे सल्फरस एसिड कहते हैं। ये बनती कैसे? जब CO2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, H2O वाटर के कांटेक्ट में आती है, और यहाँ SO2 जो गैस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, बादल में पानी प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आती तो सल्फरस एसिड बनती है। ये वीक एसिड है। फिर अगर फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज होने के बहुत तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर या तो वाटर के कांटेक्ट में आकर, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। H2CO2 बन जाएगा H2CO3, और H2SO3 बन जाएगा H2SO4। ठीक है, ओके। एक जनरेशन में कितना गैप होता है एनीवन? एक जनरेशन में कितने सालों का गैप होता है? 100. 100 तो बहुत ज़्यादा है। वो तो डेकेड नहीं, डेकेड तो 10 साल होता है। 100 साल मतलब ईयन कहते हैं ना? सेंचुरी बोलते हैं सॉरी, हाँ सेंचुरी। ईयन तो 1000 साल होता है, करेक्ट। सर। हाँ, मिलेनियम होता है ना? अच्छा हाँ, 1000 मिलेनियम है। तो ईयन किसे कहते हैं? मैं पता नहीं। 10,000। एक मिनट। एन ईयन हैज 1 बिलियन ईयर्स। मन जाओ उतनी दूर। खैर, डेकेड, सेंचुरी और मिलेनियम। तो एक जनरेशन में सर 3 डेकेड। ठीक है, मोस्टली आप 25 ईयर्स मान के चल लो एवरेज वैल्यू, तो 25 साल का गैप। जैसे क्या हम और तुम एक जनरेशन के हैं, ये बताओ? जैसे राइट नाउ मेरी एज है 30, तुम्हारी एज क्या होगी अराउंड? 13। 13। कितना गैप है? 25 साल का तो नहीं है, बट 25 साल का नहीं है ना। 30 माइनस 13 कितना हो गया? 17। 17। जब तुम लोग एक्चुअली वी आर ऑन द ब्रिंक अब, और जो ऐसे समझ लो, बेसिकली चलो ऐसे मान लो सीधा 25 साल का गैप हो गया तो जनरेशन चेंज हो जाती है। जनरेशन किस सेंस में चेंज हो जाती है? द वे दे यूज टेक्नोलॉजी, द वे दे हैव देयर दिनचर्या, जो भी उनकी डेली रूटीन होती है, द वे और द थिंग्स दैट दे ईट या कंज्यूम, एंड देयर बेसिकली लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल समझ रहे हो ना? रहने, खाने पीने, या जो भी बेसिक तरीका जैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी में उन्होंने ये बोला है कि अगर ये एक्टिविटी देख रहे हो, एक मिनट, देखो इस एक्टिविटी को, एक मिनट पढ़ो जल्दी से। 5.2
टेक सम कंटेनर्स, फिल, पढ़ो इसे एक बार जल्दी। फिल विद पॉपकॉर्न्स, पीनट्स एंड रोस्टेड ग्राम। सर मूवी थिएटर में आए ये सब पॉपकॉर्न्स वहीं मिलते हैं, पीनट्स, ठीक है, रोस्टेड ग्राम एंड टॉफीज। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। तो जितने भी बच्चों को साथ के एक ग्रुप में कर लिया, और हर ग्रुप पे फिर कितने सब ग्रुप्स बना दिए? 3। 3. एक ग्रुप में कितने लोग हैं? 7। और एक ग्रुप के फर्दर कितने छोटे ग्रुप्स बना दिए? 3। 3. तो मान लो ग्रुप ए है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में कितने लोग हैं? एक में 1, ग्रुप बी में 2 और ग्रुप सी में 4। 3. सम देख लो सबका, 7 है। 7. 1 + 2 + 4। चलो, लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड, अच्छा तो ए बी सी नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन। अच्छा हाँ, मैं जनरेशन से ये कहना चाह रहा था, तुम्हारे मॉम डैड जो हैं उनके और तुम्हारे बीच में तो डेफिनेटली जनरेशन गैप है, राइट? और ये कितनी बार सुना होगा तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स से, बताओ ऑनेस्टली, कि हम लोग अपने टाइम में टाइप से कुछ ऐसे पढ़ते थे, ऐसे करते थे। कभी ना कभी तो सुना ही होगा ना। हमारे टाइम में ये नहीं था, वो नहीं था, तुम लोग Yes, कितने sir. लकी हो। Yes, sir. Yes, sir. ये डायलॉग तो डेफिनेटली सुना होगा तुम लोगों ने। तो ये डायलॉग तुम लोग भी मारोगे, पता किस पे? बोलो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे, when you will become a parent, तब तुम अपने बच्चों को ये सेम डायलॉग मारोगे, ट्रस्ट मी, 100%। एनीवेज, लेट्स कम बैक हियर। तो ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें एक ही लोग हैं, सेकंड जनरेशन में 2 और थर्ड में 4। कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम हियर। ये समझ गए ना ग्रुपिंग जो हुई है? ठीक है, यस देखो ये पढ़ो, दीज सब ग्रुप्स Yes, रिप्रेजेंट द sir. कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, put one small full container for each group on a table, ask consumer of the first generation for each group to consume edibles from them. ठीक है, ठीक है, आई होप पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुम लोगों से, जिसने पढ़ लिया बता देना मुझे। डन? पढ़ लिया? यस सिर्फ वरुण का नहीं पढ़ा, बाकी लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ो। मनन बिल्कुल चुप हो तुम, आवाज आ रही है ना तुम्हें? आदि, वरुण, शाश्वत। सर पढ़ लिया। ओके सानवी। मान्या पढ़ लिया? मनन आवाज आ से रही पढ़ है कि? लिया। ओके केशव। सर पढ़ लिया। मलिका ओके। कृषिव, आदित्य अग्रवाल मस्त पीछे बैठे हुए हैं, मस्त हॉटस्टार में कोई मूवी लगा लिए नहीं सर। और देखे जा रहे हैं। नहीं सर। सर पढ़ लिया। मनन आवाज आ रही है कि नहीं? आदि, शाश्वत, वरुण। सर ये उतना समझ में नहीं आ रहा है। Yes, sir. मुझे भी नहीं आ रहा. अच्छा, ऐसे समझ लो एक बड़ा सा पॉपकॉर्न, कोई बात नहीं, देखो ऐसे बोलो तो तब तो मुझे एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। इधर देखो, ग्रुप समझ गए थे? ये ग्रुपिंग्स, एक ग्रुप में 7 लोग थे और उस बड़े ग्रुप को भी कितने 1 to 4. 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था।
एक ग्रुप में एक लोग है, एक ग्रुप में एक ही बंदा है, दूसरे ग्रुप में 2 और थर्ड ग्रुप में 4 लोग हैं। ये समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, तो sir. जिसमें एक बंदा है उसको फर्स्ट जनरेशन कह रहे हैं, जिसमें 2 लोग हैं उसको सेकंड जनरेशन, जिसमें 4 लोग हैं उसको थर्ड जनरेशन कह रहे हैं। तो मान लो सपोज एक बड़ा सा कंटेनर, उसमें पूरा फुल पॉपकॉर्न ऊपर तक भरा हुआ है। पहले इसे फर्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर किया गया, उसने कंज्यूम किया, ठीक है, अपनी भूख के अकॉर्डिंग, जो भी उसको जितनी ज़रूरत थी। सेकंड, इसमें हम वो मान के नहीं चल रहे हैं, बोलो क्या, कि इसने वेस्ट किया पॉपकॉर्न। जब फर्स्ट जनरेशन को दिया गया ना, तो उसमें क्योंकि एक ही बंदा था, उसने अपनी भूख के अकॉर्डिंग जितनी भी उसको भूख थी, उसने उतना पॉपकॉर्न खाया और पास कर दिया फिर किसे, सेकेंड जनरेशन को। तो ये पॉपकॉर्न जो एक कंटेनर में फिल्ड है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रिजर्व कहते हैं भंडार। क्या कहते हैं रिजर्व को? भंडार नहीं पता किसे कहते हैं? बताओ, भंडार नहीं पता किसे कहते हैं? मतलब कुछ सर कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ओ, भंडार मतलब भरी भी हो बहुत। भरी और लिमिटेड हो बेसिकली। बहुत ज्यादा, ठीक है, कितनी ज्यादा? मतलब एक फिक्स्ड रूम में, बड़े से रूम में कुछ चीजें रखी हुई हो जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल की भूख या कोई भी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मान लो उस भंडार में कपड़े हैं, उस भंडार में सोने हैं, सोने जवाहरात बेसिकली जेम्स, उस भंडार में खाने पीने की चीजें हैं, किसी भी चीज का भंडार हो सकता है। तो रिजर्व उसे कहते हैं इंग्लिश में। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ प्लैनेट में लिमिटेड है, तुरंत तुरंत रिन्यू तो होते ही नहीं है। तो पहले तो बेसिकली वो पॉपकॉर्न फिल्ड इन अ कंटेनर उसे रिप्रेजेंट, उसे कोरिलेट कर रहे हैं विद द नेचुरल रिसोर्स के रिजर्व को। फर्स्ट जनरेशन को पास किया गया, उसने अपनी भूख के अकॉर्डिंग कंज्यूम किया, फिर उसने सेकंड जनरेशन को पास कर दिया। सेकंड जनरेशन में कितने लोग थे? 2 लोग। तो मान लो फर्स्ट जनरेशन ने मान लो x कंज्यूम किया, तो सेकंड जनरेशन के लोग 2x करेंगे कंज्यूम, फोर्थ जनरेशन के लोग 4x करेंगे। 4x। तो यहाँ ट्रेंड देखो, मतलब जनरेशन के साथ कंज्यूम ज्यादा होता है। कंजम्पशन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि जनरेशन के साथ नंबर ऑफ लोग भी ज्यादा है। नंबर ऑफ ज्यादा हो रही है। हाँ, अब ये आपको ये वर्ड अगर यूज कर लोगे ना, एक वर्ड है कि ये कंजम्पशन कैसा है, लिनियरली इंक्रीज हो रहा है या नॉन लिनियरली इंक्रीज हो रहा है। लिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा है या कर्व में इंक्रीज हो रहा है? हाँ, कर्व, बेसिकली नॉन लीनियर, मुझे वो सुनाई दिया लीनियर। और इस ऐसे नॉन लीनियर कर्व को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल आपके 8th क्लास के वो जो चैप्टर है ना, क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पोर्शन, उसमें एक बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोगों ने गौर किया कि नहीं। बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा स्लाइड होता है। स्लाइड पता किसे कहते हैं? कांच की एक छोटी सी तो उसको करने पे 5 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ आई थी। किसकी लेंथ? या उस बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर नहीं होगी कभी, बैक्टीरिया इतना बड़ा नहीं होता है। जूम करने पे। अच्छा, जूम करने पे, हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, तुम्हें डेटा याद है, तुम ये कह रही हो? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उस छोटे से कांच के प्लेट में उन्होंने छोटे छोटे बैक्टीरियाज रखे हुए हैं और उनको बहुत फेवरेबल कंडीशन दे दी है, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा खाना। तो थोड़ी देर बाद, सर कितनी देर बाद, मान लो 4 घंटे के बाद तुमने ऑब्जर्व किया, मान लो ये 10 थे, तो 4 घंटे के बाद ये 10 से कितने हो जाएंगे? मान लो 20 भी नहीं, डबल नहीं होंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मान लो 150 हो गए, सपोज करो 150 हो गए। तो ये कैसा राइज है? फिर 4 घंटे के बाद तुरंत आओगे तो 150 का भी डबल नहीं होगा। इनफैक्ट तुम ऐसे मान लो कि 780 हो गया। तो ऐसे राइज को हम कहते हैं नॉन लीनियर, लेकिन नॉन लीनियर में भी ये एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, बहुत तेजी से राइज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल विद ईच जनरेशन आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने लास्ट में एक्टिविटी में पूछा कि
थर्ड जनरेशन के लोगों के लिए क्या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉपकॉर्न बचेगा? नो यू थिंक? नो सर। इसके दो आंसर, आई मीन इसका सेफ साइड आंसर आप बोलोगे इट मे बी। यस वो मे, यस में मे क्या है? मे डाउटफुल सिचुएशन है कि नहीं बताओ? तुम्हें पक्का पक्का नहीं पता कि यस बचेगा सफिशिएंटली पॉपकॉर्न या नो कि नहीं बचेगा। यस पता कब होगा? जब आप वाइजली यूज करोगे, राइट? क्या वाइजली मतलब आप वेस्ट नहीं करोगे पॉपकॉर्न, बेसिकली कोल पेट्रोलियम के सेंस में आप नेचुरल रिसोर्सेज को उतना यूज करोगे जितने आपको ज़रूरत है, ठीक है? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट नीडेड। और नो कब? व्हेन अनवाइज यूज हो रहा है, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन समझते हो किसे कहते हैं? तो बहुत ज्यादा यूज करना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी चीज का मतलब प्लेजर के लिए यूज करना इन अ वे कि तुम उसकी अहमियत भूल जाते हो। अहमियत इन द सेंस जैसे, हाँ बोलो। मिसयूज हाँ, मिसयूज, एक्सेसिव यूज, ठीक है, विदाउट एनी कंट्रोल या विदाउट एनी चेक कि तुम्हारा जो यूसेज है कहाँ जा रहा है। जैसे मैं तुम्हें रिलेट करवाता हूँ। अभी अगर तुम सबको नेटफ्लिक्स या अमेजोन या मान लो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन दे दिया जाए, एक बड़ी सी टीवी हो या एक्सबॉक्स दे दिया जाए, या कोई भी, लड़कों की बात कर रहा हूँ या लड़कियों के केस में तुम्हें जिसमें भी मन लगता है, मान लो नेटफ्लिक्स दे, व्हाटएवर, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मन लगता है तुम्हें, ढेर सारी उसमें मूवीज है, जो मन है, और तुम्हें एक हफ्ता दे दिया गया है, जो खाना है, पिज्ज़ा, पॉपकॉर्न, सैंडविच वगैरह, तुम एक तो बहुत कंफर्ट जोन में चले जाओगे, और दूसरा तुम एक्सप्लॉइट करोगे उस सर्विस का। एक्सप्लॉइट मतलब तुम दिन में अगर कोई तुम्हें कहेगा 5 घंटे सिर्फ देखो, तुम 10-10 घंटे बैठे रहे हो सोफे में। पर अगर कोई चीज वेस्ट जाएगी तो वेस्ट जाने देंगे। क्या? मिसयूज करेंगे सर हम उसका। एग्जैक्टली, तुम उसकी अहमियत भूल जाओगे कि एक्चुअली ये तुम्हें एंटरटेन करने के लिए दिया गया था, बट अब वो तुम्हें मतलब वो कौन, जो भी सर्विस तुम्हें दी गई है, वो अब तुम्हें इफेक्ट करने लग गए हैं मेंटली और बेसिकली इमोशनली, क्योंकि तुमने वाइज यूज नहीं किया उसका, राइट? तो यस यस दैट्स सर। व्हाट दे मीन टू से फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने, ये देखो, डोंट बिकम ग्रीडी, यूज ओनली व्हाट इज नीडेड, एंड ये वर्ड काफी बेहतरीन है, कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है, वैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन, बट इस कंजम्पशन पैटर्न को चेक रखना है। ये चेक कौन रखेगा? गवर्नमेंट पॉलिसीज रखेंगी। गवर्नमेंट अगर रोक लगाएगी तुम्हें इतना ही यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज़ करने पे फाइन हो जाएगा वगैरह वगैरह, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पॉलिसी से? यस सर। और कंजम्पशन पैटर्न चेक कैसे रहेगा? आप ये कह सकते हो कि फॉलो सर द, हम बोलो यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा सर। कंजम्पशन पैटर्न को चेक रखना है। सर मीन सर कि कितना सर हम लोग एक दिन में यूज कर रहे हैं। हाँ, तो वो कैसे रखेंगे? बाय बिलिंग। बिलिंग। द बिलिंग समझते हो ना, इतना यूज़ किया तो इतना पैसा देना पड़ेगा। सबको पता है पेट्रोल 1 लीटर आज 80 रुपए का है, कल को मान लो 2 हफ्ते बाद वो 80 रुपए से 200 रुपए पर लीटर हो जाए, क्या तुम्हें कंजम्पशन पैटर्न में एक डिफरेंस नहीं दिखेगा? लोग कम सर हम निकलने लगेंगे बाहर, है ना? ऐसे ही मस्ती उस्ती में चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते टाइप से ये कम हो जाएगा लोगों का, बाहर भीड़ तुम्हें दिखनी कम हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो प्रॉपर बिलिंग कह लो फिर, और वाइज यूसेज, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कंजम्पशन पैटर्न पे चेक रखते हैं, रोक रखते हैं, ताकि एक्सप्लॉइट ना हो वो रिसोर्सेस। आगे बढ़े। यस सर। यस तो ये कोल के बारे काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया, और फिर हमने कार्बोनाइजेशन के बाद फिर वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है? अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं फट से बता दूं, एक टेस्ट ट्यूब थी, उसमें ये कोल का सैंपल रखा हुआ था,
डिस्टिलेशन बता दो। फ्रैक्शनल, हाँ एक मिनट बताता हूँ। फिर ये टेस्ट ट्यूब को किससे पास करवाया गया था? एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से। जिस टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी वाटर फिल्ड था, इसमें ऑलरेडी वाटर फिल्ड था। ठीक है, यहाँ पे बंसन बर्नर है। This is the sample of coal when it is heated in the absence and the presence of oxygen. In the absence of oxygen, the coal releases fumes, and those fumes, those gases pass through the test tube and to the second test tube, dissolves in the water to form ammoniacal liquor. सर और कोल tar कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? बता रहा हूँ। और ये जो नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, प्रेसिपिटेट मतलब the product which is not soluble in water, right? यस तो ये कोल तार है। ये कोल तार है, याद रखना। कोल तार ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम कहते हैं प्रेसिपिटेट है। और कोल तार जो होता है ना, ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है। एंड क्या ये सॉल्युबल है कि नहीं वाटर में? नो सर, नो, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एंड यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है? कोल गैस। और आफ्टर द कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यहाँ पे क्या बच जाता है? कोक। एग्जैक्टली। तो यहाँ लिख लेना, आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन coal gets converted into तो ये डायग्राम बनाना है? नहीं, बस इसको माइंड में याद रखो, नौबत आई तो याद रखो कोक कहाँ पे ऑब्टेन हुआ था, कोल गैस कहाँ से निकल रही है और क्यों यहाँ से निकल रही है। क्योंकि ये एकदम फाइनल प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, एकदम फाइनल और सबसे लाइटर एलिमेंट, लाइटर प्रोडक्ट है। लाइटर मतलब समझ रहे हो, गैस है ना, तो हाँ। और कोल तार यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता है सॉल्यूशन के साथ। अब इसके यूजेस आपको पढ़ने हैं। कोक के देखो सबसे फैंटास्टिक यूज यहाँ दिख रहा है सबको। पहले उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन बताइए। टफ होता है वो, पोरस होता है। पोरस मतलब काफी स्पेस होता है उसके अंदर, पानी में डालोगे तुरंत वाटर को सोक कर लेगा स्पंज की तरह, उस सेंस में पोरस कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ब्लैक इन कलर। इट्स ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कभी कभी स्कूल में डेफिनेटली 100% पूछ लेते हैं कि कोक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है या कोल तार। बहुत बच्चे कोल तार टिक करके आ जाते हैं या कोल तार लिख के आ जाते हैं, बट एक्चुअली कोक इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होती है। एंड मेनली कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज कोक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। बाय द वे स्टील एक एलॉय है। स्टील क्या है? एक एलॉय। एलॉय उसे कहते हैं एक मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा, हाँ, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके बनाया गया यूनिफॉर्मली। और स्टील बना है तुम्हारा आयरन और कार्बन, बेसिक आयरन और कार्बन से बना है। आजकल तो निकल क्रोमियम ये भी मिक्स करते हैं, बट ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है तो चाहिए। कार्बन उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आयरन तो बेसिक चीज है स्टील की। तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में यूज करते हैं किसे? कोक को। एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। सर ये एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? रिमूव करना। किसे रिमूव करना है सर? मेटल्स को। कहाँ से? जब आप किसी ग्राउंड में मान लो खोद रहे हो मिट्टी, वो मिट्टी ओर का भी रूप ले सकती है। और हम उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें काफी अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट होता है और तुम उसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्रॉफिटेबली मतलब तुमने मान लो अपने घर के बगल से 10 किलो मिट्टी निकाली, किसी ने एक माइन शाफ्ट से 10 किलो की मिट्टी निकाली। कौन सी मिट्टी ज्यादा प्रॉफिटेबल है इंडस्ट्रियल पर्पस व्यू से? जो माइन शाफ्ट से निकाली, क्योंकि उस मिट्टी में ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट हैं और उसको फिर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रोसेसेस होते हैं उनके, क्लास 10 में पढ़ाऊंगा सिलेबस में। तो उस प्रोसेसेस में यहाँ वो कह रहे कोक इस्तेमाल होता है टू रिमूव दोज मेटल्स, ठीक है। और इसका कोई रीजन पूछ दे क्यों,
तो याद रखना बिकॉज इट इज एन नहीं सॉरी reducing एजेंट। क्या लिखोगे? कोक एक reducing एजेंट है। सर reducing एजेंट मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता है तुम लोग को? नहीं, हैवी स्टफ हो गया राइट। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है रिडक्शन। ऑक्सी, गेस करो, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किससे रिलेटेड होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन अगर किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो पक्का सर ऑक्सीजन एडिशन हुई होगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा। एग्जांपल देख लो तुम्हारे सामने, हमने अभी अभी वो लिखे थे केमिकल रिएक्शंस। ये याद है सबको? जब कोल जो मोस्टली कार्बन से बना है बर्न करते हो, CO2 गैस निकलती है और प्लस हीट। 2H2O। एग्जैक्टली। H2O नहीं, 2H2O। H2O कहाँ से आ गया? मैं कोल की बात कर रहा हूँ। सर 2CO2। 2CO2 कहाँ से? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेफ्ट में भी 1 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट में, राइट में भी 1 कार्बन आइटम है और 2 ऑक्सीजन आइटम्स राइट में। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी ऑक्सीडेशन बता रहा था। ये देखो कार्बन रिएक्टेंट साइड में क्या इसके साथ ऑक्सीजन था? नहीं। प्रोडक्ट में जब ये नया कंपाउंड बनाता है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। यस सर। तो इसी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो रिडक्शन करवा दे। तो कोक इज अ वेरी एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन, ये देखो, रिमूवल ऑफ द मेटल्स फ्रॉम द ओर। फिर उसी तरह कोल तार, इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं। तुम्हारा घर का पेंट, प्लास्टिक्स, ठीक है, ड्रग से वो ये कहना चाह रहे दवाई, फेस मेकअप, क्रीम्स, फेयर एंड लवली, वैसलिन नहीं, ठीक है, सोफ्रामाइसिन, बहुत सारी इंडस्ट्रियल और मेडिकल और ब्यूटी प्रोडक्ट जो भी हैं, ऑइंटमेंट वगैरह, उनमें ये यूज होता है कोल तार। एक्सप्लोजिव्स कहाँ यूज होते हैं सर? अभी अभी अगर तुमने न्यूज सुनी होगी, अटल टनल यस कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? सर, मनाली है शायद से। हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक, आई मनाली। थिंक 9 किलोमीटर लंबा है टनल। सर 10 किलोमीटर है। किलोमीटर 10 किलोमीटर लॉन्ग टनल्स उन्होंने कैसे बनाया? हाउ डिड दे एक्सप्लोजन से। did they drill the entire passage of 9 kilometer under the नो hill? सर। No, they also used explosives. ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोजिव्स को बनाने के लिए कोल तार यूज हुआ होगा। और सिंथेटिक डाइज मतलब मैनमेड डाइज, डाइज मतलब कलरिंग एजेंट। फिर फोटोग्राफिक मटेरियल वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। एंड इंटरेस्टिंगली ये तो ना भूलना, नेप्थलीन बॉल्स, ऊन के कपड़े, रजाइयाँ, उनमें डाल देते हो ना वाइट वाइट बॉल्स जो होते हैं, जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वो किन्हें दूर रखते हैं? वो मॉथ्स, इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं जो कपड़ों को डैमेज करते हैं, रिपेल उन्हें करते हैं, दूर रखते हैं, राइट? ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस। और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसे बिटुमेन कहते हैं, ये एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो आजकल कोल तार की जगह हम यूज करते हैं क्या रोड बनाने के लिए? मेकिंग में। हाँ, रोड। इन मेकिंग द रोड्स। क्योंकि बिटुमेन से जो रोड बनती है वो ऑल वेदर रोड होती है। कैसी रोड होती है वो? ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर, गर्मी हो सर्दी हो, ठीक है, गर्मी हो, सब वेदर को अच्छे से झेल लेगी। लेकिन कोल तार रेनी सीजन आते ही बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। कोल तार सस्ता भी है, ठीक है, ये ऑल वेदर रोड्स नहीं सस्टेन कर सकता है ये मटेरियल। हाई प्रेशर बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स गुजरेंगे अलॉन्ग विद पानी, तो बेसिकली डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी होल में, रोड में, सॉरी। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले हमें फ्रैक्शनेटिंग टावर पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसकी करते हैं? कोल की? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की। तो उसमें बड़े बड़े टावर्स होते हैं।
टावर्स किसके? एक मिनट, तुम्हें यहाँ ऑनलाइन ही दिखा देते हैं। आई होप ये दिख रहा है तुम लोगों को। ये दिख रहा है? यस सर। ये काफी, ये दिख रहा है अच्छे से बड़ा सा? यस सर। पक्का? यस सर। इतने एड्स देते ना, लेज एंड ऑल, उसकी जरूरत नहीं है। खैर, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर दिख रहा है सबको, बड़ा सा रेड कलर का। मैं दो हिस्सों में बात कर रहा हूँ। इधर देखो, लेफ्ट साइड जो एक हीटर एलिमेंट है, 400 डिग्री तक का टेम्परेचर वो प्रोवाइड करते हैं, एंड दे पास द क्रूड ऑयल थ्रू इट। क्रूड ऑयल दूसरा किसका नाम है बताओ? पेट्रोलियम का, ठीक है? अरे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का दूसरा नाम है ना। एक मिनट रुको, 65, ठीक। तो क्रूड ऑयल एक काफी थिक ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। क्रूड ऑयल अगर तुम्हारे हाथ लग गया ना, इव, साबुन से वो तो छूटने नहीं वाला, केरोसिन से धोना पड़ेगा तुम्हें अपना हाथ, या पेट्रोल से, तब जाके छूटेगा। ठीक है, बाय द वे केरोसिन, पेट्रोल, ये सब बहुत एक्सेलेंट क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं ये। ठीक है, तो जब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से गुजारते हैं तो वो थिक ब्लैक लिक्विड, विस्कस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फॉर्म में। अब देखो नीचे से ये कॉलम्स दिख रहे हैं तुम लोग को, इनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स कहते हैं। फ्रैक्शनेटिंग टावर ये पूरा बड़ा का बड़ा टावर है। कॉलम्स में खास बात यह है कि जितने भी हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे से सेटल होना शुरू करते हैं, नीचे कॉन्डेंस होना शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे रेसिड्यू तुम्हें मिलता है। रेसिड्यू में बिटुमेन, जो हमने अभी भी पढ़ा, रोड मेकिंग के लिए यूज होता है, और एसफेल्ट भी होता है तो ऑब्टेन। ये भी रोड मेकिंग के लिए ही होता है? हाँ, ठीक है। देन यू गेट फ्यूल ऑयल्स विच आर यूज टू रन शिप्स एंड फैक्ट्रीज। ये फ्यूल ऑयल बताओ ज्यादा हैवी है या ये केरोसिन ज्यादा हैवी है? क्या लगता है? हैवी इन द फ्यूल ऑयल। सेंस, हैवी इन द सेंस, ध्यान से सुनो, किसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, लार्ज हैं साइज में? सर फ्यूल ऑयल ना। फ्यूल ऑयल। और फ्यूल ऑयल के क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े हैं साइज में, तुम्हें क्या लगता है पर मॉलिक्यूल एनर्जी कौन ज्यादा प्रोवाइड करेगा? फ्यूल ऑयल फ्यूल या ऑयल। केरोसिन? फ्यूल ऑयल, राइट। डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में यही फर्क होता है। डीजल की गाड़ी बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है, किसे? एनवायरनमेंट को। हर 10-10 साल में तो रिप्लेस करना ही चाहिए डीजल गाड़ी को। पेट्रोल गाड़ी नहीं, पेट्रोल और फाइन है, उसके मॉलिक्यूल्स छोटे हैं साइज में, और प्लस छोटे हैं। जल्दी से वो बर्न भी हो जाते हैं, गिविंग ऑफ लेस रेसिड्यू। रेसिड्यू। ठीक है, तो बर्निंग के लिए, बर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बट एक एडवांटेज इनकी क्या है, हैवी फ्यूल्स की, ये एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो डीजल गाड़ी की जो पिकअप है ना, वो ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल, वो आराम से बीट कर देगी पेट्रोल कार को। नाउ कमिंग बैक टू फर्दर, फ्यूल ऑयल जो कि फ्यूल्स इन द शिप्स एंड फैक्ट्रीज यूज होता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन कार्स एंड अदर मशीन्स, ठीक है। फिर डीजल इंजन्स, फिर केरोसिन, फिर नैप्था, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू मेक केमिकल्स। फिर आ नैप्था गया, क्या होता है? ये कुछ है, एक ऑयल है बेसिकली विच इज यूज्ड टू मेक सम केमिकल्स। काफ़ी वोलेटाइल होता है ये नेचर में। फिर पेट्रोल, और देन फाइनली रिफाइनरी गैस। रिफाइनरी यहाँ से गैस। गैसोलीन भी बोल सकते हो, यहाँ से गैसोलीन भी निकलती है, गैसोलीन एंड प्लस नेचुरल गैस। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, नीचे से ऊपर जब देखो टेम्परेचर 350, फिर 300, फिर 260, फिर 180 डिग्री सेल्सियस, फिर 120, आस्ते आस्ते क्यों? ये टेम्परेचर क्या इंडिकेट कर रहा है? इन टेम्परेचर्स पे ये सारे ऑयल्स ऑब्टेन होते हैं कॉन्डेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आस्ते आस्ते आपको फ्रैक्शनेटिंग टावर या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हैवी मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स विद हायर boiling point are obtained at the lower part of the tower or at the top part of the tower? कौन से मॉलिक्यूल्स? हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स। लोअर पार्ट। लोअर पार्ट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के कंपोनेंट्स नीचे ऑब्टेन होते हैं टावर में,
और जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो ऊपर ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तुम खुद सोचो कोई चीज जो गर्म है आस्ते आस्ते रिलीज होके ऊपर जा रही है तो वो आस्ते आस्ते ठंडी हो गई ना टाइम के साथ। यस सर। फ्रैक्शनेटिंग टावर याद रखना, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड टू यूज सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में बहुत सारे ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको अलग अलग लेवल पे हम सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। और सर बोलो सैम। जो क्वेश्चंस आएंगे खाली मल्टीपल चॉइस आएगी कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू। मल्टीपल? ओके सर। ठीक है, चलो देन आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मैथ्स के साथ। एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।